नमस्कार। चलिए आज बेईमानी के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी इंसान धोखा देने या चोरी करने का फैसला एक तरह के हिसाब किताब के बाद लेता है। हाँ, मतलब फायदा कितना है, पकड़े जाने का खतरा कितना है। और अगर पकड़े गए तो सजा क्या होगी। बिल्कुल। इसी को रिसर्च की दुनिया में रैशनल क्राइम का सरल मॉडल कहते हैं, SMRC। SMRC एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, और ये थियरी मानती है कि हम सब अंदर से छोटे मोटे अपराधी हैं जो बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में बेईमानी इतनी सीधी सादी है? आज हम डैन एवियाली की किताब द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू होती है, केनेडी सेंटर की। हाँ, जहाँ कला से प्यार करने वाले कुछ बुजुर्ग स्वयंसेवक काम करते थे। और वो ही लोग हर साल दुकान से लगभग $1.5 लाख का सामान और कैश भी गायब कर देते थे। ये कमाल है। मतलब ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे? बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही उठता है कि अगर नफे नुकसान का गणित ही सब कुछ नहीं है, तो फिर अच्छे और ईमानदार लोग भी बेईमानी क्यों करते हैं? और कैसे हम धोखा भी दे लेते हैं और खुद को आईने में देख भी पाते हैं? यही इस किताब का मूल सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इसी पारंपरिक सोच यानी SMORC मॉडल को ही कसौटी पर कसते हैं। हाँ। किताब में एक बड़ी चालाकी से डिजाइन किए गए प्रयोग का जिक्र है, मैट्रिक्स टास्क। इसमें लोगों को कुछ गणित की पहेलियां हल करने के लिए दी जाती थीं। और हर सही जवाब के लिए पैसे मिलने थे। बिल्कुल। तो इसमें 2 समूह बनाए गए। पहला था कंट्रोल ग्रुप। ठीक है। उनकी उत्तर पुस्तिका एक निरीक्षक जांचता था और फिर उन्हें सही जवाबों के हिसाब से पैसे देता था। तो इससे ये पता चला कि लोग ईमानदारी से कितने सवाल हल कर पाते हैं। हाँ, और औसतन लोग 5 मिनट में 4 पहेलियां हल कर पाए। ये हमारी बेसलाइन बन गई। 4 पहेलियां, ठीक है। अब दूसरे समूह के साथ क्या हुआ? दूसरा समूह था श्रेडर ग्रुप। यहाँ पर खेल थोड़ा बदल गया। अच्छा। उन्हें कहा गया कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका खुद जांचिए, फिर उसे कमरे के कोने में रखी पेपर श्रेडर मशीन में नष्ट कर दीजिए। और फिर आकर बताइए कि आपने कितने सवाल सही हल किए। एग्जैक्टली। मतलब धोखा देने का पूरा मौका था, कोई सबूत ही नहीं बचना था। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। हाँ, जब धोखा देने का मौका मिला तो लोगों ने औसतन 6 पहेलियां हल करने का दावा किया, यानी 2 ज्यादा। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। तो क्या थी? बात ये थी कि ये जो बढ़ोतरी हुई वो कुछ बड़े धोखेबाजों की वजह से नहीं थी जिन्होंने कहा हो कि मैंने 10 या 12 पहेलियां हल की हैं। अच्छा। नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों ने बस थोड़ी बेईमानी की थी। किसी ने 5 का दावा किया, किसी ने 6 का, किसी ने 7 का। मतलब लोग थोड़ा सा झूठ बोलने में सहज थे, लेकिन बहुत बड़ा झूठ बोलने में नहीं। बिल्कुल। तो फिर शोधकर्ताओं ने सोचा चलो SMORC मॉडल को ठीक से परखते हैं कि अगर पैसों का लालच बेईमानी की जड़ है तो ज्यादा पैसे देने पर ज्यादा बेईमानी होनी चाहिए। सही बात है। तो उन्होंने इनाम की रकम बढ़ा दी। कितनी? हर सही जवाब के लिए 50 सेंट से लेकर $10 तक की पेशकश की। मतलब इनाम 20 गुना तक बढ़ा दिया। तब तो बेईमानी भी बढ़ गई होगी। यही तो कमाल है, बिल्कुल नहीं बढ़ी। क्या बात कर रही है? इनाम की रकम बढ़ने पर भी बेईमानी का स्तर वही रहा। लोग अब भी औसतन 2 अतिरिक्त पहेलियों के लिए झूठ बोल रहे थे, चाहे उन्हें इसके लिए $1 मिल रहा हो या $20। ये तो SMORC के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। मतलब पैसों का लालच काम नहीं कर रहा था। तो फिर शायद पकड़े जाने का दर? उसे भी परखा गया। प्रयोग के अलग अलग संस्करणों में पकड़े जाने की संभावना को और कम किया गया। कैसे? कुछ लोगों को अपनी शीट का सिर्फ आधा हिस्सा शेड करने को कहा गया, कुछ को पूरा। एक संस्करण में तो उन्हें खुद ही पैसों के कटोरे से अपने पैसे लेने की आजादी दे दी गई, कोई पूछने वाला ही नहीं था। मतलब जब पकड़े जाने का डर लगभग शून्य हो गया तब तो लोगों ने नहीं। हैरानी की बात यह है कि तब भी बेईमानी का स्तर लगभग एक जैसा ही रहा। 2-3 पहेलियों से ज्यादा का झूठ नहीं बोला। कमाल है। यहाँ तक कि एक प्रयोग में निगरानी करने वाला व्यक्ति दृष्टिहीन था, ये जानते हुए भी लोगों ने ज्यादा बेईमानी नहीं की। तो ये नतीजे तो सीधे सीधे रैशनल क्राइम के सरल मॉडल को मतलब पूरी तरह से खारिज करते हैं। बिल्कुल। न ज्यादा पैसों का लालच काम कर रहा है, न पकड़े जाने का डर। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो अगर ये सीधा साधा गणित नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं पर लेखक एक बहुत दिलचस्प थ्योरी सामने रखते हैं। कौन सी? इसे उन्होंने फज फैक्टर थ्योरी का नाम दिया है। फज फैक्टर? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हम इंसानों के अंदर 2 विरोधी इच्छाएं एक साथ काम करती हैं। अच्छा, 2 इच्छाएं? एक तरफ हम खुद को एक अच्छे, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक
ईगो मोटिवेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब अपनी नजरों में अच्छा बने रहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम बेईमानी करके फायदा भी उठाना चाहते हैं। हाँ, तो हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये तो एकदम उल्टी चीजें हैं। यहीं पर हमारी तर्क शक्ति काम आती है। हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं, बस थोड़ी सी। हाँ, बस उतनी जितनी करने के बाद भी हम खुद को आईने में देखकर एक अच्छा इंसान महसूस कर सकें। हम अपने कामों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं। बिल्कुल, यही फजी फैक्टर है, वो लचीली सीमा जहां तक हम अपनी ईमानदारी की छवि को नुकसान पहुंचाए बिना बेईमानी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का निजी चीटिंग बजट है जो हम सबके पास होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो अगर हम सबके पास ये फज फैक्टर है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस सीमा को घटाती या बढ़ाती हैं? इसमें एक बहुत बड़ा कारण है पैसों से हमारी मनोवैज्ञानिक दूरी। मनोवैज्ञानिक दूरी, इसका क्या मतलब है? इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार अनौपचारिक प्रयोग किया गया। MIT के हॉस्टल के कॉमन फ्रिज में कोक की 6 कैन रखी गई। ठीक है। और साथ में उतने ही मूल्य के $1 के बिल भी रखे गए। अच्छा, कोक और कैश दोनों एक साथ? हाँ, 72 घंटों के अंदर सारी कोक की कैन गायब हो गईं। और पैसों का क्या हुआ? किसी ने भी एक भी डॉलर बिल को हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, जबकि दोनों की कीमत बराबर थी। क्योंकि कोक चुराना एक छोटी सी शरारत लगती है, लेकिन कैश चुराना सीधी सीधी चोरी है। और इसे टोकन वाले प्रयोग में और भी साफ तौर पर देखा गया है ना? बिल्कुल, और यहीं से बात और गंभीर हो जाती है। मैट्रिक्स टास्क वाले प्रयोग को फिर से दोहराया गया। इस बार क्या अलग था? इस बार एक समूह को हर सही जवाब के लिए सीधे पैसे दिए गए और दूसरे समूह को पहले एक प्लास्टिक का टोकन दिया गया। टोकन? हाँ, और कहा गया कि आप इन टोकन्स को 12 सेकंड बाद कमरे के दूसरे कोने में जाकर पैसों से बदल सकते हैं। तो टोकन और पैसों में बस 12 सेकंड और कुछ कदमों का फासला था। इससे क्या ही फर्क पड़ा होगा? जमीन आसमान का। जिन्हें सीधे पैसों के लिए झूठ बोलना था, उन्होंने औसतन 2 अतिरिक्त पहेलियों का दावा किया। और टोकन वालों ने? उन्होंने बेईमानी का स्तर दुगना कर दिया, औसतन 4 अतिरिक्त पहेलियों का दावा किया। दुगनी बेईमानी सिर्फ इसलिए कि बीच में एक टोकन आ गया। हाँ, जैसे ही असली पैसों से एक कदम की भी दूरी बनती है, चाहे वो टोकन हो, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स हो या ऑनलाइन पेमेंट, हमारा नैतिक कंपास कमजोर पड़ जाता है। मतलब जब हम UPI से पेमेंट करते हैं तो शायद वो 500 रुपए उतने असली नहीं लगते जितने जेब में रखे नोट लगते हैं। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक दूरी हमें अपने ही कामों से बेगाना कर देती है। हम खुद को ये कहकर समझा लेते हैं कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने तो बस कुछ पॉइंट्स इस्तेमाल किए। अगला जो कारण है वो हम सबको अपने रोज के जीवन में महसूस होता होगा, थकावट। हाँ, पर यहाँ बात शारीरिक थकावट की नहीं बल्कि मानसिक इच्छा शक्ति के थकने की हो रही है, जिसे ईगो डिप्लीशन भी कहा गया है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ईमानदारी की भी एक बैटरी होती है जो दिन भर में डिस्चार्ज हो जाती है। ये एनालॉजी काफी सटीक है। हमारी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह काम करते हैं। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही थकेगा। अच्छा। एक प्रयोग में लोगों के एक समूह को एक मुश्किल दिमागी काम दिया गया, जैसे कि A और N अक्षरों का इस्तेमाल किए बिना एक निबंध लिखना। इसमें बहुत आत्मनियंत्रण लगता है। और दूसरे समूह को आसान काम दिया गया होगा। हाँ, इसके बाद दोनों समूहों को मैट्रिक्स टास्क दिया गया। और नतीजा ये निकला कि जिन्होंने मुश्किल काम करके अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को थका दिया था, उन्होंने बाद में मैट्रिक्स टास्क में ज्यादा बेईमानी की। मतलब दिन भर छोटे छोटे नैतिक फैसले लेते लेते, ट्रैफिक में गुस्से को काबू करते करते शाम तक हमारी नैतिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और शायद इसीलिए हम देर रात को ही जंक फूड खाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में फिजूल खर्ची कर बैठते हैं। और एक और कारण है हितों का टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और किताब में इसका एक उदाहरण है जो मेरे तो रोंगटे खड़े कर देता है। आप उस डेंटिस्ट की कहानी की बात कर रही हैं? हाँ, एक डेंटिस्ट ने बहुत महंगी नई एक्सरे मशीन खरीदी। हाँ, और इसके तुरंत बाद उसे अचानक अपने मरीजों के दांतों में ऐसी छोटी छोटी दरारें नजर आने लगीं जिन्हें ठीक करने के लिए महंगे क्राउन लगाने की जरूरत थी। ऐसी दरारें जो पहले उसे शायद मामूली लगती थीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद वो डेंटिस्ट खुद को बेईमान नहीं समझ रहा था। सही कहा। एक बार जब उसने वो महंगी मशीन खरीद ली तो उसका दिमाग खुद ही ऐसे बहाने खोजने लगा जिससे वो मशीन का इस्तेमाल सही साबित हो। वो वाकई उन छोटी छोटी दरारों को एक बड़ी समस्या के तौर पर देखने लगा था। हमारी प्रेरणाएं हमें अंधा बना सकती हैं। बिल्कुल, हितों का टकराव हमारे फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है और हमारे फज फैक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है। क्या हम सब इन अदृश्य शक्तियों के हाथ की कठपुतली हैं और थोड़ी बहुत बेईमानी करने के लिए मजबूर हैं? नहीं, अच्छी खबर यह है कि तरीके हैं
और वे भी बहुत सरल हैं। अच्छा, किताब में बेईमानी को कम करने के उपायों का भी परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि नैतिक अनुस्मारक यानी मॉरल रिमाइंडर्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। नैतिक अनुस्मारक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी काम को करने से ठीक पहले नैतिकता के बारे में सोचना। जैसे कि एक प्रयोग में मैट्रिक्स टास्क शुरू करने से पहले लोगों के एक समूह से कहा गया कि वे बाइबल की 10 आज्ञाओं में से जितनी भी उन्हें याद हो उन्हें लिखने की कोशिश करें। 10 आज्ञाएं लिखने से क्या हुआ? बेईमानी पूरी तरह खत्म हो गई, शून्य। एक मिनट, क्या वाकई सिर्फ 10 आज्ञाओं के बारे में सोचने से बेईमानी पूरी तरह खत्म हो गई? हाँ, पूरी तरह से। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को कुछ ही आज्ञाएं याद थीं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कहा कि उन्हें एक भी याद नहीं, उन्होंने भी कोई बेईमानी नहीं की। और नास्तिकों पर भी इसका असर हुआ? हाँ, जब नास्तिकों के एक समूह से बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेने को कहा गया, तब भी बेईमानी शून्य हो गई। तो इसका मतलब ये धर्म के बारे में नहीं है? नहीं, ये सिर्फ नैतिकता के विचार को उस पल में फैसला लेने से ठीक पहले दिमाग में ताज़ा करने के बारे में है। इसी तरह का एक और प्रयोग छात्रों के साथ किया गया था, है ना? हॉनर कोड वाला। हाँ, उन्हें मैट्रिक्स टास्क से पहले एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिस पर लिखा था, मैं समझता हूँ कि यह प्रयोग ऑनर कोड के अंतर्गत आता है। और इससे भी बेईमानी रुक गई? पूरी तरह से। और मजेदार बात यह है कि उस विश्वविद्यालय में असल में कोई ऑनर कोड था ही नहीं। क्या बात है, सिर्फ एक कोड का जिक्र करने भर से ही काम हो गया। हाँ, क्योंकि ये अनुस्मारक सही समय पर दिया गया था, बेईमानी करने का मौका मिलने से ठीक पहले। और इसका एक शानदार असल दुनिया में इस्तेमाल टैक्स और बीमा के फॉर्म के साथ किया गया। हाँ, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आमतौर पर हम किसी भी फॉर्म पर सारी जानकारी भरने के बाद सबसे नीचे हस्ताक्षर करते हैं। सही बात है। शोधकर्ताओं ने सोचा कि क्या होगा अगर हस्ताक्षर करने की जगह सबसे ऊपर हो, ताकि लोग जानकारी भरने से पहले ये प्रमाणित करें कि वो जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे। बिल्कुल। तो ये हस्ताक्षर एक नैतिक अनुस्मारक बन गया। और इसका नतीजा क्या निकला? जब एक कार बीमा कंपनी ने अपने ग्राहकों से अपनी गाड़ी के माइलेज की जानकारी मांगी, तो आधे फॉर्म में हस्ताक्षर की जगह नीचे रखी और आधे में ऊपर। और जिन लोगों ने पहले हस्ताक्षर किए, उन्होंने औसतन 2400 मील ज्यादा ड्राइविंग की जानकारी दी। वाह, मतलब उन्होंने कम झूठ बोला, क्योंकि हस्ताक्षर ने उन्हें फॉर्म भरते समय अपनी ईमानदारी की याद दिला दी। कितना छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बेईमानी सिर्फ नफे नुकसान का सीधा साधा हिसाब नहीं है। नहीं, ये सब हमारे फजी फैक्टर के बारे में है। हम कितना धोखा दे सकते हैं और फिर भी खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। और ये फज फैक्टर कई बाहरी चीजों से प्रभावित होता है। पैसों से मनोवैज्ञानिक दूरी इसे बढ़ाती है, जैसा हमने टोकन और कैशलेस पेमेंट में देखा। थकावट और हितों का टकराव भी इसे बढ़ाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही समय पर दिए गए छोटे छोटे नैतिक अनुस्मारक, जैसे फॉर्म के ऊपर एक हस्ताक्षर, इसे बहुत प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। स्रोतों में एक आखिरी प्रयोग का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये नकली डिजाइनर सामान पहनने के असर के बारे में था। हाँ, धूप के चश्मे वाला प्रयोग। लोगों को डिजाइनर क्लोए के धूप के चश्मे दिए गए। आधे लोगों को बताया गया कि वे असली हैं और आधे लोगों को बताया गया कि वे नकली हैं। और इसके बाद उन्हें वही मैट्रिक्स टास्क करने को दिया गया। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने ये सोचकर चश्मा पहना था कि वो नकली है, उन्होंने असली चश्मा पहनने वालों की तुलना में दोगुने से ज्यादा बेईमानी की। ये दूसरों को दिखाने के बारे में नहीं था, बल्कि किताब कहती है कि ये आत्मसंकेत यानी सेल्फ सिग्नलिंग के बारे में था। सही कहा। नकली सामान पहनने से उन्हें खुद कम ईमानदार महसूस हुआ। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो प्रामाणिक नहीं है। और इस एक छोटे से अमल ने उनके नैतिक बंधन ढीले कर दिए, जिससे उनके लिए बेईमानी करना आसान हो गया। और ये सोचने के लिए बड़ा सवाल छूट जाता है, अगर नकली उत्पाद पहनने जैसा एक छोटा और बज़ाहिर हानिरहित काम हमारे नैतिक व्यवहार को इतना बदल सकता है, तो हमारे रोजमर्रा के माहौल में, हमारे कपड़ों में, हमारी भाषा में और कौन से ऐसे सूक्ष्म संकेत हैं जो हमें बिना बताए हमारी ईमानदारी को आकार दे रहे हैं।